नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पर। दोस्तों आज हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों आज का, और इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 हम जल्द ही दोस्तों लाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ से दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं उनको भी दोस्तों इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम दोस्तों क्वेश्चन और आंसर पर ही बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट, इसको रे कर लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है कब नियुक्त किया गया? तो 1858 ईस्वी में जो है पारित किया गया। ठीक है, 1858 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? तो 1909 में ये पारित हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1909 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हर क्वेश्चन दोस्तों आपने ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो याद रखेंगे मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल कौन लाया? सबसे पहले माल्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909। आगे चलते हैं, तो माल्ले मिंटो सुधार जो बिल है दोस्तों, ये बात करता है पृथक निर्वाचन प्रणाली की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है इसका शासन जो है किसके अंतर्गत चलाया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की आज़ादी के समय दोस्तों इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आपको पूछा गया है, कई एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे भारत की आज़ादी के समय, यानी कि बात हो रही है आपका 1947। तो 1947 में इंग्लैंड में दोस्तों किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। 7 है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? तो याद रखेंगे केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सचिव का पद दोस्तों किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई? तो आप सभी जानते हैं भारत की जो संविधान सभा है उसको किसके द्वारा, किसके अनुसार जो है इसको गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसको गठित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो याद रखेंगे 389। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो आप याद रखेंगे संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको किसके द्वारा निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक जो है दोस्तों किस प्रांत का प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में? तो याद रखेंगे संयुक्त प्रांत का।
ठीक है। तो संयुक्त प्रांत का दोस्तों प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये क्वेश्चन भी कई बार दोस्तों पूछा गया है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो कौन सी देशी रियासत थी? हैदराबाद। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पहले पूछा गया है, याद रखेंगे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। उसके बाद देखिए 17, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा ये। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे B.N. राव। ठीक है, तो B.N. राव को दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 21, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो याद रखेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसने रखा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो इनके समक्ष जो है दोस्तों प्रस्तावना पर प्रस्ताव किसने रखा? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है, किसने रखा प्रस्तावना का प्रस्ताव? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जितनी भी समितियां बनी थी उस समय, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे संविधान निर्मात्री सभा में जो झंडा समिति थी, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों J.B. कृपलानी। ठीक है, नाम याद रखेंगे J.B. कृपलानी। तो पूछा जाता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे J.B. कृपलानी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है दोस्तों, संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो संविधान सभा ने संविधान को कब अंतिम रूप से पारित किया गया? तो याद रखेंगे कब किया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ठीक है, यानी कि जब संविधान सभा का अंतिम रूप से जो है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब पारित किया गया संविधान को, तो इसमें दोस्तों कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, याद रखेंगे प्रारंभ में जब संविधान बना तो संविधान में अनुच्छेद कितने थे और
अनुसूचियां कितनी थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी है, तो याद रखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना को। ठीक है, उसके बाद देखिए 28, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो याद रखेंगे जो हमारा संविधान है दोस्तों, उसकी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग। ठीक है, किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो आपने देखा होगा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं है प्रस्तावना में। तो ये याद रखेंगे, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। यानी कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, उसके बाद देखिए 32, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आपको पूछा जा सकता है। तो समवर्ती सूची जो है दोस्तों, इसको किस देश के संविधान से इसको लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, समवर्ती सूची कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो याद रखेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में अभी तक दोस्तों सिर्फ एक बार जो है क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 34, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो परिवर्तन जो है किए गए, वो किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग किया गया था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 में। ठीक है, याद रखेंगे, उद्देशिका में परिवर्तन जो है किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो 42वां संशोधन जो है आपका कब हुआ था, 1976। ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो मैंने ऊपर आपको बताया था, याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 में। प्रस्तावना में दोस्तों दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो जनता में निहित है दोस्तों, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो विश्व की बात हो रही है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक जो संविधान है दोस्तों किस देश का है, तो वो है भारत का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ जो है माना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 39, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो जो भारतीय संविधान है दोस्तों, इसका स्वरूप किस प्रकार का है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ठीक है, तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, संघात्मक और एकात्मक। ठीक है, याद रखेंगे।
उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार, तो याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा भारतीय संविधान में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में दोस्तों किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदात्मक शासन है दोस्तों, याद रखेंगे संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, उसके बाद देखिए 42, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हाल ही में किसी एग्जाम में कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने दोस्तों सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में जन्म लिया दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संघवाद को भारतीय संघवाद को किसने जो है सहकारी संघवाद कहा है? तो याद रखेंगे भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो नाम याद रखेंगे जी ऑस्टिन का। ठीक है, किसका नाम याद रखेंगे? जी ऑस्टिन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 46, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? रूस से। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा गया है कई बार। मौलिक कर्तव्य आपके नीति निर्देशक तत्व हो गए। ठीक है, ये किस संविधान से लिए गए हैं, कौन से किस देश के संविधान से इनको लिया गया है, ये पूछा जाता है। तो 46 आप याद रखेंगे, हमारे संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। 47 देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आपको मौलिक कर्तव्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार पूछे जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से इनको लिया गया है? तो यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखने हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, आगे चलते हैं 49, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया है? तो संसदीय व्यवस्था को लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। दोस्तों ये आपको जो है क्वेश्चन जो है कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में दोस्तों रिपीट हुए हैं कई बार, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए इनको याद रखना है। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको ये सब याद रखना है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक कर्तव्य हो। ठीक है, तो किस देश से इनको लिया गया है इसको याद रखेंगे। तो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया है? तो ये लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया, यानी कि किस देश से न्यायिक पुनरावलोकन का विचार आया? तो याद रखेंगे अमेरिका से। ठीक है, याद रखेंगे। बात अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है किस देश से ग्रहण किया गया? तो अमेरिका से किया गया, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों संघवाद कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है संघवाद? कनाडा से लिया गया है, याद रखेंगे। 52 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो ये भी याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसको किस देश से लिया गया है? उसको लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पहले पूछा जा चुका है कि आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं उसको किस देश से लिया गया है
संविधान में, तो याद रखेंगे जर्मनी के वीमर संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 53 है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग कौन सा है? भाग है आपका 20, यानी कि भाग जो है 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ आगे आप इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये भी पूछा जाता है। तो आगे भी क्वेश्चन आएगा आपका, फिर बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग रहेगा आपका 20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो वो है दोस्तों भाग 4। ठीक है, भाग 4 याद रखेंगे, जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 56 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो आप सीधे आपको याद रखना है कि संविधान के किस भाग में पूछा है। ठीक है, किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 याद रखेंगे। ठीक है, भाग 9। तो भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 57, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? यानी कि आपको याद रखने हैं संविधान के किस भाग में। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो भाग, यानी कि संविधान के जो भाग हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे भाग आपको याद रखने हैं, और इसी प्रकार फिर हम आगे अनुच्छेद और अनुसूचियों पर बात करेंगे। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में बताया है? तो वो है दोस्तों भाग 9 क। ठीक है, 9 का क जो है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है? नगर पालिकाओं से संबंधित इसमें प्रावधान है। ठीक है, याद रखेंगे। ये भाग जितने भी आ रहे हैं वो सब आपको याद रखने। 58 देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4 में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है दोस्तों। मैं इसीलिए आपको दो बार इसको रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि आपका दोस्तों ये जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, संविधान के भाग फर्स्ट में किसका वर्णन है? ठीक है, तो भाग फर्स्ट में क्या है? संविधान के संघ और उनका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 आप याद रखेंगे दोस्तों। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? अब यहाँ पर अनुसूची की बात हो रही है, तो आपको बताना है भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है दोस्तों प्रथम अनुसूची में, जिसमें हम बात करते हैं संघ और उनका राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका, हाँ अगला क्वेश्चन रहेगा 62। देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? तो संविधान का द्वितीय अनुसूची में क्या है? तो याद रखेंगे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ठीक है, यानी कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है संविधान की अनुसूची 2। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखिए, संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? तो आप सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 है दोस्तों, दल बदल का प्रावधान जो है संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल
जो कानून है दोस्तों, ये प्रावधान जो है संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो 10वीं अनुसूची में है आपका दल बदल। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष जो है उपबंध है, तो कौन सी अनुसूची में है? ये है आपका 5वीं अनुसूची में। ठीक है, किसकी बात हो रही है? आपका विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष जो है प्रावधान है, ये है आपका 5वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये आपने पहले पढ़ा होगा कई बार। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है प्रेस की स्वतंत्रता? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। ठीक है, किस में है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट में है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये पूछा गया है आपका पहले भी, तो याद रखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 67 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 24। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस अनुच्छेद में है, आपको सीधे ये बताना है। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51A में है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है संविधान के अंतर्गत जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है किस अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है, तो है आपका अनुच्छेद 39। जहां पर आपका कल्याणकारी राज्य की बात आएगी तो अनुच्छेद आप क्या करेंगे? 39 करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर दोस्तों। 70 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो अनुच्छेद रहेगा आपका 61। ठीक है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 71। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। ठीक है, आर्टिकल आपका 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कौन सा अनुच्छेद पूछा है। देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो आप सभी जानते हैं संविधान संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं उसमें 6 माह का अंतराल होता है। ठीक है, अधिकतम। तो इसकी अनिवार्यता का उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 85। याद रखेंगे अनुच्छेद 85 में क्या है? अनुच्छेद 85 में संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 85 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है? ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों अध्यादेश जारी करता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 123 याद रखेंगे, 123। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो क्वेश्चन का आप समझ चुके होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, अभी 124 सॉरी 123 अभी हमने बात की। 123 में क्या था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। तो 123 में राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 124 में क्या है? अनुच्छेद 124 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं 75 पर। 75 है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कई बार पूछा है क्वेश्चन, अनुच्छेद 280। ठीक है, 280 में क्या है? वित्त आयोग। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? यानी कि जो शेड्यूल्ड जो ट्राइब हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 338 फर्स्ट। ठीक है, ए, यानी कि 338 ए के अंतर्गत है, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, इसमें याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 77, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद में है राजभाषा हिंदी का वर्णन, राजभाषा हिंदी का उल्लेख जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 343 यानी कि 343 फर्स्ट में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी आपने देखा होगा राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लागू होता है? तो अनुच्छेद 356। ठीक है, 356 याद रखेंगे इसको। ठीक है, 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 360। ठीक है, याद रखेंगे, वित्तीय आपातकाल कितने में है? अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अभी हमने ऊपर इसमें बात की थी, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगर आपको भाग पूछा जाएगा तो भाग आपका 20 रहेगा। ठीक है, और ये आपका अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद सीधे पूछा जा सकता है 368 किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368 पूछा गया है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है कि आपको बताना है 17 अनुच्छेद 17 में क्या है? तो कई बार पूछा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 17 में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। 83 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? यानी कि आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करती है? तो ग्राम पंचायत का गठन है दोस्तों अनुच्छेद 40 में। ठीक है, याद रखेंगे, राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करती है, तो किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो अनुच्छेद 40 के तहत करती है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी पूछा गया पहले, अनुच्छेद 40 भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य को दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत जो है हटाया जा सकता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 317। ठीक है, अनुच्छेद 317 के अंतर्गत क्या है? लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, याद रखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में किए जाने का प्रावधान है?
तो याद रखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में किए जाने का प्रावधान है, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस में दी जाए? मातृभाषा में दी जाए। तो इसका प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 350A में है। ठीक, किस में है? अनुच्छेद 350A में क्या है? राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में किए जाने का इसमें प्रावधान है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। 85 है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। यह कथन दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो आपको बताना है कि ये दोस्तों ये जो आपका कथन दिया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार, तो यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 48A में। कभी आपको पूछा जाएगा, सीधे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। आपको पूछा जा सकता है कि यह कथन किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 48A में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 86। देखिए भाषाई रूप में गठित प्रथम राज्य, इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 है दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये दोस्तों किया गया 1956 में। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार दोस्तों पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी कि पहले आयोग बना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 90। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। ठीक है, तो 7 वर्ष दोस्तों लगातार बाहर रहने पर जो है क्या हो जाती है? नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर बात की मैंने आपको। ठीक है, कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसकी अवधारणा जो है कहाँ से अपनाई गई? तो ये दोस्तों इंग्लैंड से इसको अपनाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो आपको बताना है। ठीक है, मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं मौलिक यानी कि जो आपके मूल अधिकार है, ठीक है, इनके बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक, एक मिनट, मौलिक अधिकारों का जो है दोस्तों संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। आगे चलते हैं 96। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में जो है दोस्तों दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार है आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, इनके अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। इनको 5 अनुच्छेदों में इसको क्या किया है? 5 अनुच्छेदों में इसको विभाजित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 21, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है, याद रखेंगे व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आपने देखा होगा जो सिख लोग हैं, जो सरदार लोग होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, तो वो दोस्तों कृपाण धारण करते हैं। तो ये कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 25, ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 25। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 99, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है, तो आप सभी जानते हैं हेबियस कॉर्पस दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो है किस वाद ने संसद को दिया, तो केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है, केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। तो याद रखेंगे केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने। दोस्तों ये रहे आज के आपके 100 वन लाइनर क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।